हेलो एवरीवन, वेलकम टू पवन वाग एकेडमी। आई एम अंकिता और आज के क्लास में हम लोग देखेंगे आपका नेक्स्ट वाला पार्ट थर्मोडायनामिक्स वाले चैप्टर का। तो लास्ट वाले क्लासेस में हम लोगों ने स्टैंडर्ड एंथैल्पीज को देखा था। स्टैंडर्ड एंथैल्पीज क्या होती है कंबशन की, स्टैंडर्ड एंथैल्पी फॉर्मेशन की क्या होती है, स्टैंडर्ड एंथैल्पी रिएक्शन की क्या होती है, और साथ ही साथ हम लोगों ने उससे रिलेटेड कैलकुलेशंस को भी किया था और उसी के अलावा बॉन्ड एंथैल्पी को भी देखा था। ठीक है, बट लास्ट वाले क्लास में हम लोगों ने बॉन्ड एंथैल्पी के न्यूमेरिकल को नहीं देखा था और बॉन्ड एंथैल्पी के फॉर्मूले को भी नहीं देखा था। तो आज के क्लास में हम लोग सबसे पहले जो भी आपके बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला है ना उसको देखेंगे, उसके बाद उससे रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को देखेंगे और फिर आगे का देखेंगे। तो स्टार्ट कर दे अपने इस पार्ट को, लेट्स स्विच। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग जो है ना वो ये है कि अगर मुझे बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन निकालना है, एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन, आई मीन टू से बॉन्ड एंथैल्पी। अगर आपको निकालना है एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन जिसको हम लोग बोलते हैं बॉन्ड एंथैल्पी, तो आपको हमेशा याद रखना है कि जो भी आपकी एंथैल्पी चेंज होती है उसका फॉर्मूला होता है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन। ठीक है, हमेशा आपको याद रखना है कि आप लिखते हो डेल्टा एच। डेल्टा एच का मतलब होता है चेंज ऑफ एंथैल्पी ऑफ ए रिएक्शन। वो भी कैसा चेंज है? स्टैंडर्ड चेंज। इसी का मतलब होता है समेशन ऑफ। देखो अब ध्यान से सुनना, क्योंकि जब मैं इस चीज़ को लिखूंगी ना तो सबसे पहले आपके दिमाग में कन्फ्यूजन आएगा कि मैम ने प्रीवियस वाले क्लासेस में तो वैसा बताया था और अब ये क्यों बता रही है। क्योंकि बॉन्ड एंथैल्पी के लिए फॉर्मूला चेंज हो जाता है। फॉर्मूला रहता है डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, दिमाग में आपके कन्फ्यूजन तो आया ही होगा। कन्फ्यूजन ये आया होगा कि अभी तक तो हम लोग ने फॉर्मूले में ये पढ़ा था ना, समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। बट हाँ, आपको अपने दिमाग में फिट करना है कि फॉर्मूला जो है, अगर आप बात कर रहे हो बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन की, अगर आपकी रिएक्शन की बॉन्ड एंथैल्पी की आप बात कर रहे हो ना, तो ऐसे केस में आपका जो फॉर्मूला रहता है वो रहता है रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। ये चीज़ दिमाग में फिट हो जानी चाहिए। अगर ये चीज़ अभी नहीं समझती है तो फिर आपको प्रॉब्लम जाएगा। ठीक है, तो पहले इस चीज़ को देख लो एक बार और लिख लो इस फॉर्मूले को, क्योंकि काम की चीज़ है। बॉन्ड एंथैल्पी में फॉर्मूला यही वाला रहेगा। चलिए अब हम लोग क्या करेंगे, हम लोग ने अभी तक जो जो पढ़ा ना, हम लोग उस टेबल को एक बार ड्रॉ कर लेंगे। उस टेबल को ड्रॉ करने से हम लोग को एक क्लियरली आइडिया मिल जाएगा सारी चीज़ों का। तो मैं आपको पहले वो टेबल लिखा देती हूँ, उसके बाद हम लोग आगे प्रोसीड करते हैं। टेबल में मैंने आपको ये बताया कि जब आप बात कर रहे हो एंथैल्पी चेंज निकालने की, एंथैल्पी चेंज निकालना है आपको, वो भी स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज अगर आपको निकालना है, या आपको एंथैल्पी चेंज निकालना है फॉर प्रोसेस, और जो भी आपका फॉर्मूला रहेगा। देखो ये वाला जो चार्ट है ना, ये टेक्स्ट बुक में कहीं पे भी नहीं दिया है, लेकिन ये चार्ट जो है ये मैं आपके लिए आपको फ्रेम करके दे रही हूँ, ताकि इस चार्ट से आपके सारे के सारे कंसेप्ट जो है वो क्लियर हो जाए और बीच में कन्फ्यूजन भी ना रहे। ठीक है, सो देखेंगे हम लोग। सबसे पहली चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपको आ जाता है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, आपको आ जाता है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन अगर निकालना है। ठीक है, इसको हम लोग बोलते हैं एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। ठीक है, सेकेंडली अगर आपको आ जाए ये वाली चीज़ एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, या फिर आ सकता है कंबशन। अगर आपको आ जाए एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन निकालने के लिए, एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन रिएक्शन, एक मिनट और कोई देख लेती हूँ प्रोसेस है क्या। या आपको आ जाए एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन निकालने के लिए, एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, तो अगर आपको ये तीनों में से कोई भी प्रोसेस पेपर में देखने को मिलती है कि कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ कंबशन रिएक्शन, कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ फॉर्मेशन, तो आपको कौन सा वाला फॉर्मूला यूज़ करना है वहाँ पे?
वहाँ पे आप यूज़ करोगे ये वाला फॉर्मूला कि डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन इज इक्वल्स टू समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट। यही फॉर्मूला आपको यूज़ करना है। बट किसके केसेस में आपको ये फॉर्मूला यूज़ करना है? जब आपको इन तीनों में से कोई भी कैलकुलेशन पेपर में आता है, ठीक है। बट ध्यान से सुनना, काम की चीज़ जो है वो ये है कि अगर आपको पेपर में आ जाए डेल्टा एच एफ ऑफ रिएक्शन और पूछा जाए कैलकुलेट द बॉन्ड एंथैल्पी, बॉन्ड एंथैल्पी आ जाए तो आपका जो फॉर्मूला रहेगा, अब देखो वो क्या रहेगा। बॉन्ड एंथैल्पी के लिए ये उल्टा होता है, तो इसका वैल्यू आ जाएगा समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा एच एफ ऑफ प्रोडक्ट। ठीक है, ये चार्ट अगर आप बुक में कहीं पे भी देखने जाओगे ना, तो बुक में चार्ट नहीं दिया है। जब आप कैलकुलेशंस करोगे ना, तो सबसे पहले दिमाग में तो क्वेश्चन ये आएगा कि कहीं पे तो यार प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट दिया है और कहीं पे तो यार रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट दिया, तो मुझे कैसे समझ में आएगा। अब आपको समझ में आ गया क्योंकि मैंने चार्ट ही दे दिया है। अगर इन तीनों में से पेपर में कोई भी क्वेश्चन आया तो फॉर्मूला ये वाला यूज़ करने का। बट अगर पेपर में आपको बॉन्ड एंथैल्पी पूछी गई हो ना, तो फॉर्मूला ये वाला ही यूज़ करना है। फिट कर लो दिमाग में, ले लो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट। सबसे काम का टेबल है, इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं होते। चलिए अब बढ़ेंगे हम लोग आगे। अब अगर मुझे बॉन्ड एंथैल्पी से रिलेटेड सारे के सारे न्यूमेरिकल्स को देखना है, तो सबसे काम की चीज़ जो है वो ये है कि न्यूमेरिकल्स तो हम लोग कर लेंगे, बट काम की बात जो है वो ये है कि न्यूमेरिकल्स में बॉन्ड्स भी तो गिनते आने चाहिए। अगर आपको बॉन्ड्स ही गिनते नहीं आते तो आप न्यूमेरिकल कहाँ से करोगे? सोचो, तो बॉन्ड तो गिनते आने चाहिए ना, कि बॉन्ड तो आपको पता होना चाहिए कि किसी कंपाउंड के अंदर कितने कितने बॉन्ड है, तो उसके लिए उसका स्ट्रक्चर आना चाहिए। इसलिए न्यूमेरिकल्स में डायरेक्टली नहीं पढ़ाऊंगी, बुक में तो सब डायरेक्ट देखे रखा है। बट न्यूमेरिकल पढ़ाने से पहले मैं आपको पढ़ाऊंगी थोड़ा सा बेसिक। उस बेसिक के बिना वो न्यूमेरिकल आप नहीं होगा। तो अब देखेंगे उस बेसिक को। आई होप दिस इज़ वेरी क्लियर टू यू। ठीक है, देखते आगे। देखो, सबसे पहली जो चीज़ है काम की वो ये है कि आपको अगर बॉन्ड एंथैल्पी निकालने का है, अगर आपको बॉन्ड एंथैल्पी कैलकुलेट करने का है, ठीक है, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन अगर आपको कैलकुलेट करना है, तो आपको सबसे पहली चीज़ आनी चाहिए काउंटिंग ऑफ बॉन्ड्स। अगर आपको काउंटिंग ऑफ बॉन्ड्स नहीं आते हैं तो आप ये चीज़ नहीं निकाल सकते। उसका सबसे बड़ा रीज़न जो है ना वो ये है क्योंकि इसका नाम ही है बॉन्ड एंथैल्पी। मतलब आपको यहाँ पे जो भी एंथैल्पी चेंज निकालना है वो किसका निकालना है? आपको यहाँ पे जो भी एंथैल्पी चेंज निकालना है वो बॉन्ड का निकालना है। इसलिए बॉन्ड तो गिनते आने ही चाहिए ना। अगर बॉन्ड ही कैलकुलेट करते नहीं आएंगे तो बॉन्ड एंथैल्पी कहाँ से निकालेंगे भाई? ठीक है, तो देखते हैं उस चीज़ को। अगर आपको कहीं पे आ जाए CH4, सबसे पहले तो आप सब लोग कसम खा लो कि अगर आपको कहीं पे भी कोई भी चीज़ दिखती है तो डायरेक्टली रजनीकांत बन के, एकदम स्मार्ट बन के, ऐसा नहीं कि डायरेक्टली बता देंगे कि इसमें 4 बॉन्ड है, इसमें 5 बॉन्ड है। सबसे पहले तो कसम खाओ कि आपको वहाँ पे रजनीकांत या एकदम स्मार्टर नहीं बनना है। सबसे पहले स्ट्रक्चर को बनाओ। अगर स्ट्रक्चर नहीं बनाया और रजनीकांत बनने की कोशिश की डायरेक्ट बॉन्ड निकालने की, तो आप पेपर में गलती ही करके आओगे, वो करेक्ट होगा ही नहीं आपसे। क्योंकि कुछ कुछ बॉन्ड ऐसे होते हैं जो आपको स्ट्रक्चर ड्रॉ करने के बाद ही दिखते, डायरेक्टली रजनीकांत बन के नहीं दिख सकते। तो अगर मैंने आपको पूछा है कि बताओ C2H6 में कितने बॉन्ड है, तो रजनीकांत बन के हाथ में कैलकुलेशन नहीं करना है, आपको स्ट्रक्चर को ही ड्रॉ करना है। याद रखना इस चीज़ को, नहीं तो वहाँ पे मिस्टेक हो जाती है, सिली मिस्टेक्स होती है। अब सपोज ये है CH4, मुझे यहाँ पूछा है कि कौन से टाइप के बॉन्ड्स है, टाइप ऑफ बॉन्ड्स। आपको पूछा जाए कि यहाँ पे कौन से टाइप के बॉन्ड्स है, तो सबसे पहले आपको इसका क्या निकालना है? स्ट्रक्चर। अगर आपने स्ट्रक्चर नहीं निकाला तो आप टाइप ऑफ बॉन्ड्स नहीं बता सकोगे। ठीक है, आपको ये टेबल को निकालना है बुक में। ये टेबल आपका टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, बट ये टेबल के बिना न्यूमेरिकल नहीं होगा। देखेंगे, अगर मैं बात कर रही हूँ CH4 की, तो CH4 का स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से होता है। ठीक है, H कितने वहाँ पे 4, तो ये हुआ आपके CH4 का स्ट्रक्चर। चलो काउंट करेंगे, यहाँ पे कितने बॉन्ड है? 1 2 3 4। मतलब मैंने यहाँ पे क्या जाना, यहाँ पे 4 CH बॉन्ड होते हैं।
4 CH बॉन्ड से। समझ में आया? तो इस तरीके से आपको ये चीज़ कैलकुलेट करते आनी चाहिए, ये न्यूमेरिकल में आएगा। हाँ, हम लोग वो सारी चीज़ें लेंगे जो आपके काम में आने वाली है। ठीक है, चलिए बढ़ते आगे। अगर आपको सपोज आ जाए C2H6, ठीक है, तो रजनीकांत मत बनना कि C2H6 में कितने बॉन्ड रहेंगे, डायरेक्ट बताने की कोशिश भी मत करना, नहीं तो गलत हो जाएगा। याद रखना है, सबसे पहले क्या बनाने का है, आपने कसम खाई थी, सबसे पहले क्या बनाने का है, स्ट्रक्चर। कसम को तोड़ना नहीं, स्ट्रक्चर की कसम खाइए, स्ट्रक्चर बनाने का। ठीक है, C2 है तो कार्बन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 6, 1 2 3 4 5 और 6। यहाँ पे इनके बीच में रहेगा एक बॉन्ड। चलो मुझे बताओ यहाँ पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4 5 6, मतलब मुझे यहाँ पे 6 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड दिख रहे हैं। साथ ही साथ आंखें खोलो और देखो, यहाँ पे तो आपको एक कार्बन कार्बन बॉन्ड भी तो दिख रहा है ना, तो यहाँ पे आपका एक रहेगा कार्बन कार्बन बॉन्ड। ठीक है, अगर आप स्ट्रक्चर ड्रॉ नहीं करते थे तो क्या आप ये वाले बॉन्ड को बता पाते थे, नहीं, इसलिए स्ट्रक्चर ड्रॉ करना है। तो आपका यहाँ पे एक कार्बन कार्बन बॉन्ड भी है। ठीक है, बढ़ेंगे आगे। सपोज आपको अगर ये वाला मॉलिक्यूल आ जाए, देखो ऐसा लग रहा होगा कि क्या, बट इसके बिना न्यूमेरिकल नहीं होगा, फिर वहाँ पे फंस जाते हैं, इसलिए पहले मैं बेसिक क्लियर करा रही हूँ। ठीक है, अगर आपको कहीं पे आ जाए बताओ अमोनिया, तो अमोनिया का भी क्या करने का, कसम, याद रखो स्ट्रक्चर। चलो स्ट्रक्चर निकालेंगे, NH3। स्ट्रक्चर फिलहाल कैसे भी निकाल सकते हो इररिस्पेक्टिव ऑफ लोन पेयर। देखो यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3, तो यहाँ पे आपने 3 नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड देखे। ठीक है, ले लो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट। चलिए अब बढ़ेंगे आगे, ये सारी चीज़ें न्यूमेरिकल में आएंगी। अब हम लोग देखते हैं आगे। आगे आपको सपोज आ जाए ये वाला मॉलिक्यूल, सपोज मैं आपको 4th वाली चीज़ दे रही हूँ, Cl2 मॉलिक्यूल। तो Cl2 में भी डायरेक्टली रजनीकांत मत बनना, पहले Cl का बॉन्ड ड्रॉ करो। क्लोरीन कितने, 2, इसलिए मैंने 2 क्लोरीन निकाले। आपको यहाँ पे कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 क्लोरीन क्लोरीन बॉन्ड। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। नेक्स्ट अगर आपको ये वाला मॉलिक्यूल आ जाए H2, तो H2 में भी क्या करेंगे, सेम वैसे ही, ये है एक हाइड्रोजन, ये है दूसरा हाइड्रोजन। कितने बॉन्ड देखने को मिले यहाँ, 1 हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। चलिए बढ़ेंगे आगे। अगर आपको नेक्स्ट कंपाउंड जो है वो आ जाए, सपोज N2H4, ध्यान से सुनना, N2H4 अगर आ जाए, रजनीकांत बन के यहाँ पे डायरेक्टली मत निकालना। कितने नाइट्रोजन है, 2, कितने हाइड्रोजन है, 4, 1 2 3 4, नाइट्रोजन कितने हैं, 2, हाइड्रोजन कितने हैं, 4। ठीक है, ठीक है, आप चलो मुझे बताओ, यहाँ पे आपके नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के बॉन्ड कितने हैं, 4, तो मैं यहाँ लिखूंगी 4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। साथ ही साथ आंखें खोलो और देखो कि आपको यहाँ पे एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन का भी तो बॉन्ड दिख रहा है ना, इसका मतलब यहाँ पे आपका एक नाइट्रोजन नाइट्रोजन का भी तो बॉन्ड है। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे आगे। आ जाते हैं HCl पे। अगर आपको आ जाए HCl, तो HCl को आपको कैसे लिखेंगे आप लोग, देखो इधर H और Cl, तो कितना बॉन्ड है इनके बीच में, एक बॉन्ड, एक H और Cl का बॉन्ड है। एक और बात, बॉन्ड लिखते वक्त थोड़ा आंखें खोल के लिखना है, ऐसा नहीं कि अपने मन से यहाँ पे कुछ भी लिख दिया, H लिख दिया या Cl लिख दिया पगले जैसे, वैसा नहीं करना है। आपको यहाँ पे जो दिख रहा है आपको वहाँ पे यही लिखना है, अपने मन से कुछ भी नहीं करना है। अपने मन से करने के लिए जाएंगे तो आप पूरा गलत करके आ जाएंगे, क्योंकि आपको केमिस्ट्री के हिसाब से चलना पड़ेगा। ठीक है, तो ले लो इस चीज़ का भी स्क्रीनशॉट। चलिए अब देखेंगे नेक्स्ट। अगर आपको सपोज एग्जाम्पल आ जाए ये वाला, लेट अस से एग्जाम्पल आ रहा है आपका CH3Cl, यहाँ पे भी रजनीकांत मत बनना, डायरेक्टली सॉल्व मत करना। चलिए देखेंगे आगे। यहाँ पे सबसे पहले इसका निकालेंगे स्ट्रक्चर। कार्बन कितने हैं, 1, इसलिए मैंने यहाँ पे एक कार्बन को ड्रॉ किया है। उस कार्बन से कितने हाइड्रोजन अटैच है, 3 हाइड्रोजन, 1 2 3। ठीक है, क्लोरीन कितने, 1, इसलिए मैंने यहाँ पे जोड़ा है क्लोरीन। समझ में आया? मैंने यहाँ पे ये जाना कि इसका फॉर्मूला है CH3Cl, तो कार्बन है 1,
हाइड्रोजन है 3 और क्लोरीन है 1। चलिए काउंट करेंगे। देखिए CH बॉन्ड कितने हैं टोटल? 3। तो मैंने यहाँ लिखा है 3 कार्बन हाइड्रोजन बॉन्ड। उसके आगे कार्बन और क्लोरीन का भी तो बॉन्ड है। कितने बॉन्ड है? 1 बॉन्ड। तो एक है आपके कार्बन क्लोरीन का बॉन्ड। ले लो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट। जितने भी एग्जाम्पल्स न्यूमेरिकल में आने वाले थे और आ सकते हैं वो मैंने सारे आपके कवर करा दिए। ठीक है, आई होप ये आपको एकदम बेस्ट तरीके से समझाओ। इसके बिना न्यूमेरिकल को डायरेक्टली मत करना, नहीं तो प्रॉब्लम जाएगी फिर। चलिए बढ़ेंगे आगे। हम लोग यहाँ पे बॉन्ड क्यों देख रहे हैं? क्योंकि इसका नाम ही है बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। अब आगे अगर मैं बात करूँ ना, तो आगे है आपका एक ट्रिक। वो ट्रिक आपको पता होनी चाहिए, तो उसके बिना आपका काम ये हो सकता है। ठीक है, ट्रिक देखो क्या कहती है। ट्रिक फॉर न्यूमेरिकल। अब हम लोग न्यूमेरिकल करेंगे, बट न्यूमेरिकल को करने से पहले बेसिक और ट्रिक पढ़ाना तो ज़रूरी है ना। उसके बिना क्या न्यूमेरिकल समझ में आएगा? नहीं। चलिए देखेंगे। काम की बात जो ये है, सपोज आपको एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन कुछ इस तरीके से दिख रहा है। ये कौन सी एंथैल्पी? आपकी बॉन्ड एंथैल्पी का चेंज है। ये है आपकी बॉन्ड एंथैल्पी का चेंज। अगर आपको ध्यान से देखना, बहुत काम की चीज़ है। आप लोग जनरली क्वेश्चन में गलती करते हो, इसलिए मैं इसको अलग लेके बता रही हूँ, ताकि आपका न्यूमेरिकल सॉल्व करते वक्त टाइम वेस्ट ना हो। देखो, अगर सपोज आपको मैंने दिया है AA, ठीक है, लेटर से यहाँ पे है 3 प्लस, अगर मैं आपको बोल रही हूँ, अगर यहाँ पे आपको दे रखा है 1 सेकेंड, यहाँ पे आपको दिया है 3 टाइम्स एंथैल्पी ऑफ A, ठीक है, फिर आपको मैं दे रही हूँ 2 टाइम्स एंथैल्पी चेंज ऑफ BB, प्लस मैं आपको दे रही हूँ लेटर से 4 टाइम्स एंथैल्पी चेंज ऑफ CC, ठीक है, माइनस में आपको मैं दे रही हूँ, माइनस, ध्यान से देखना, माइनस में मैं लिख रही हूँ लेटर से 2 टाइम्स एंथैल्पी चेंज ऑफ AA। ये एग्जाम्पल स्पेशली मैंने आपके लिए फ्रेम किया ताकि मैं आपके मिस्टेक वाले पॉइंट को करेक्ट करवा सकूं। ठीक है, प्लस मैंने आपको दिया है लेटर से एंथैल्पी चेंज ऑफ BB 1 टाइम्स। ठीक है, अब देखो काम की बात जो है ना वो ये है। देखो मिस्टेक का पॉइंट क्या है। काम की बात आपको यहाँ पे ये याद रखना है कि जहाँ पे आपको कहीं पे भी एंथैल्पी के आगे कोई नंबर नहीं दिया है, वहाँ पे आपको अपने लिए 1 लेके चलना है। अगर आप बहुत सारे एग्जाम्पल्स करोगे, आप सोचोगे यहाँ पे तो कोई नंबर ही नहीं दिया है, तो आपको अपने दिमाग में फिट कर लेना है कि अगर आपको एंथैल्पी चेंज के वैल्यू के आगे कोई भी नंबर नहीं दिखता है तो आपको वहाँ पे अपने लिए 1 को लिखना है। समझ में आ गया? सबसे पहली इन्फॉर्मेशन। दूसरी इन्फॉर्मेशन जो है वो ये है कि जब आप इसको आगे सॉल्व करने जाएंगे, तो इसको आप जब सॉल्व करेंगे ना, तो आपको एक बात याद रखना है कि जब ये जो कॉमन साइन है नेगेटिव साइन, ये ब्रैकेट के दोनों एलिमेंट्स के लिए एप्लीकेबल है। आप लोग क्या करते हो पता है? आप लोग जब कैलकुलेशन करते हो ना, करोगे गलती जब करोगे तो आप लोग ये माइनस साइन इसको तो लगा देते हो, बट यहाँ पे माइनस से मल्टीप्लाई करना ही भूल जाते। बट ऐसा क्यों? आपको याद रखना है ये माइनस साइन ब्रैकेट के बाहर है, तो ये दोनों टर्म के लिए ये माइनस साइन एप्लीकेबल है, एक के लिए थोड़ी है। तो आप जब इसको लिखोगे ना, तो देखो कैसे लिखोगे। इसको जब मैं लिखने जाऊंगी, ये रहेगा मेरा 3 टाइम्स एंथैल्पी चेंज ऑफ AA, ठीक है, प्लस 2 टाइम्स एंथैल्पी चेंज ऑफ BB, BB मतलब वो वाली BB मत समझना, ये BB है, ठीक है, प्लस 4 टाइम्स एंथैल्पी चेंज ऑफ CC। चलिए अब काम की चीज़ है, जब मैं इस ब्रैकेट को खोलूंगी ना, तो यहाँ पे बीच में कौन सा साइन आएगा? माइनस साइन। 2 टाइम्स एंथैल्पी चेंज ऑफ AA। देखो, आंखें खोलो, देखो यहाँ पे ब्रैकेट के बाहर माइनस साइन है, तो मैंने माइनस से इसको तो मल्टीप्लाई किया, बट इसको भूलना नहीं है। यहाँ पे भी कौन सा साइन आएगा? माइनस साइन, ठीक है, एंथैल्पी चेंज ऑफ BB। तो पहली बात मैंने क्या बताई, आपको यहाँ पे याद रखना है जब आप कैलकुलेशन करोगे तो जहाँ पे आपको कोई भी नंबर नहीं दिख रहा है वहाँ पे आप अपने लिए 1 समझ लो। दूसरी बात, माइनस साइन है कॉमन, तो इसको मल्टीप्लाई तो करोगे, बट इसको करना भी नहीं भूलना है, ठीक है। तीसरी बात, चलिए बढ़ते आगे। तीसरा पॉइंट जो मैंने यहाँ से जाना वो ये है, अब आप लोग क्या करेंगे,
आप लोग जब क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे ना तो बिना सोचे समझे पहले इसका वैल्यू रखेंगे, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, फिर इसका, और वैल्यू को इतना कॉम्प्लिकेटेड बना देंगे कैलकुलेशंस के लिए जिसकी कोई हद नहीं। तो आपको डायरेक्टली वैल्यूज पुटअप नहीं करना है, पहले आंखें खोलना है और वहाँ पे देखना है कि देखो यहाँ पे ध्यान से। अगर आप लोगों ने यहाँ ध्यान दिया तो आपने यहाँ पे ये जाना कि ये भी है ए और ये भी है ए, तो आप क्या इन दोनों को माइनस कर सकते हो पहले? तो पहले वैल्यूज़ मत लिखना, पहले इन्हीं को सिंप्लीफाई करो। ये भी है ए, ये भी है ए, तो 3 - 2 कितना होता है? 1। तो मैं यहाँ पे ऐसा लिख सकती हूँ 1 ऑफ डेल्टा एच ऑफ ए। ठीक है, समझ में आया इतना? इसको और इसको सब्स्टिट्यूट मत करना, पहले इनको ही सिंप्लीफाई कर लो। 3 - 2 कितना होता है? 1। न्यूमेरिकल की गलतियाँ बता रही हूँ मैं, ठीक है। बीच में साइन है प्लस। अब देखो यहाँ आपको दिख रहा है बीबी, यहाँ पे भी आपको दिख रहा है बीबी, दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है? यहाँ पे भी बीबी दिख रहा है, यहाँ पे भी बीबी दिख रहा है। तो मैं इसको भी कैसे लिख सकती हूँ? देखो इधर 2 - 1, 2 - 1 कितना होता है? 1। तो मैं इसको भी लिख सकती हूँ 1 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ बीबी। चलिए बढ़ेंगे आगे मैंने यहाँ पे ये जाना कि अगर मुझे सी को लिखना है तो क्या सी के लिए और कोई टर्म है? नहीं, तो उसको मेरे को एज इट इज़ देख के लिखना है। तो यहाँ पे क्या वैल्यू कितना आएगा? 4 ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ सी सी। ठीक है, अब आपको वैल्यूज सब्स्टिट्यूट करने के आंसर को लाने का है। समझ में आ गया? फिर से सुनो, सबसे पहला पॉइंट, सारी की सारी एंथैल्पीज को सिस्टमैटिकली लिखना है ब्रैकेट के अंदर में, जहाँ पे कुछ नहीं है वहाँ पे 1 लिखना है। तीसरी बात, जब माइनस का साइन है कॉमन, इसके लिए भी है इसके लिए भी है, इसको देना मत भूलो। चौथी बात, वैल्यूज डायरेक्टली सब्स्टिट्यूट करके कॉम्प्लिकेशंस मत बढ़ाओ अपने लिए, सबसे पहले उसी को सिंप्लीफाई करो। इसको इसके साथ टैली कर लो, इसको साथ टैली कर लो और इसको एज इट इज़ लिख दो और फिर कैलकुलेशंस करो। ले लो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट। चलिए बढ़ते आगे। काम की बात यह है, एक और बात, अगर आपको बॉन्ड एंथैल्पी निकालने की है, फॉर्मूला क्या बताया था? समेशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट माइनस डेल्टा एच ऑफ प्रोडक्ट। हाँ, याद रखना है कि सारे के सारे केसेस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट करते हैं, बट बॉन्ड एंथैल्पी के केस में पहले रिएक्टेंट फिर प्रोडक्ट। ठीक है, याद रखने का इस चीज़ को। अगर वैसा नहीं किया तो पूरा कैलकुलेशन गड़बड़ी हो जाएगा। सारे के सारे केस में प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, बट अगर बॉन्ड एंथैल्पी आ गया ना पेपर में तो पहले रिएक्टेंट आएगा फिर ही प्रोडक्ट लिखने का। ठीक है, चलिए करेंगे क्वेश्चन को। हम लोग कर रहे हैं आपके प्रॉब्लम नंबर 4.12 को, जो दिया है टेक्स्ट बुक के नॉर्मल स्टेट बोर्ड के पेज नंबर 79 पर। प्रॉब्लम 4.12, चलिए देखेंगे प्रॉब्लम 4.12 को। ठीक है, यहाँ पे आपको बोला गया है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी। तो सबसे पहली चीज़ तो ये है, क्या आपको यहाँ पे कहीं पे बोला गया है कि कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड? हम लोग प्रॉब्लम 4.12 को देख रहे हैं, तो आपको क्या इस क्वेश्चन में कहीं पे स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड पूछा गया है? नहीं। तो मुझे कैसे पता चलेगा कि भाई ये स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ बॉन्ड का क्वेश्चन है या कंबशन का क्वेश्चन है या रिएक्शन का क्वेश्चन है या फॉर्मेशन का क्वेश्चन है? तो देखो वहाँ पे अगर आप डेटा में देखते हो तो आपको डेटा में सारे के सारे बॉन्ड्स के वैल्यू दे रखे है ना। तो अपना वहाँ पे ये यूज़ करके आपको आइडेंटिफाई करना है कि ये जो प्रॉब्लम है किसका प्रॉब्लम है? बॉन्ड एंथैल्पी का है, क्योंकि वहाँ पे आपको जो भी सारे वैल्यूज़ दे रखे हैं वो काहे के? बॉन्ड्स के। तो ये बॉन्ड एंथैल्पी का कैलकुलेशन है। ठीक है, तो आपको निकालना है एंथैल्पी चेंज, स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन आपको निकालना है। ठीक है, वहाँ पे कुछ जो बताया नहीं, ये बॉन्ड निकालना है, एग्जामिनर चालाकी करेगा, आपको आइडेंटिफाई करना है। क्योंकि अगर एग्जामिनर ने वहाँ बॉन्ड लिख दिया तो आप तो फॉर्मूला आराम से अपना वाला लिखोगे ना, रिएक्टेंट माइनस प्रोडक्ट। बट अगर एग्जामिनर ने वहाँ पे बॉन्ड बताया नहीं तो आप वहाँ पे गड़बड़े हो जाओगे। बट मैंने आपको वो भी बता दिया उसका ट्रिक। ठीक है, तो आपको यहाँ पे वैल्यूज़ दे रखी है, डेल्टा एच नॉट ऑफ एन एच बॉन्ड का दे रखा है आपको, एन एच बॉन्ड का दे रखा है 389 किलो जूल पर मोल। मैं यूनिट्स नहीं लिख रही हूँ। फिर आपको दे रखा है डेल्टा एच नॉट ऑफ एच एच का वैल्यू आपको दे रखा है 435। उसके बाद में आपको दे रखा है डेल्टा एच नॉट ऑफ एन उसका वैल्यू आपको दे रखा है 159।
ठीक है, चलिए अब देखेंगे आगे। सबसे पहली चीज़ तो ये है, दिमाग में तो क्वेश्चन आया होगा ना कि ये तो H2 है तो इसका तो 0 आना चाहिए, है ना। लेकिन एक बात दिमाग में फिट करो, ये एंथैल्पी का वैल्यू नहीं है, ये तो एक बॉन्ड का वैल्यू है, बॉन्ड। ठीक है, अब सुनो, यहाँ पे सभी को बॉन्ड दिख रहे हैं, ये सारे बॉन्ड है, इसलिए ये जो एंथैल्पी चेंज है, ये कौन सी एंथैल्पी चेंज है, बॉन्ड एंथैल्पी चेंज। ठीक है, अब आपको देखना है वहाँ पे रिएक्शन, तो आपको साथ ही साथ क्वेश्चन में एक रिएक्शन दे रखे, तो देखेंगे उस रिएक्शन को। वो रिएक्शन कहती है N2H2, आपको वहाँ पे N2H2 दे रखा है। अगर स्ट्रक्चर दिया है तो बहुत अच्छी बात है, अगर आपको स्ट्रक्चर पेपर में नहीं दिया है तो आपको अपने लिए स्ट्रक्चर को ड्रॉ करना है, प्लस उसमें डालेंगे H2। ये रिएक्शन आपको गिवन है और आपको इससे बनाना है ट्वाइस ऑफ NH3। ठीक है, करेंगे इस चीज़ को। तो अगर आपको निकालना है एंथैल्पी चेंज, मतलब डेल्टा H ऑफ रिएक्शन, ठीक है, जिसको हम लोग बोलते हैं स्टैंडर्ड एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, जो कि है आपकी बॉन्ड एंथैल्पी, तो उसका फॉर्मूला क्या होता है, याद रखना है, बॉन्ड एंथैल्पी है, क्या फॉर्मूला आएगा, समेशन ऑफ डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा H ऑफ प्रोडक्ट। क्योंकि किसका क्वेश्चन है, बॉन्ड एंथैल्पी का, रिएक्टेंट पहले बाद में प्रोडक्ट। ठीक है, चलिए देखेंगे इस चीज़ को। सबसे पहली बात तो आपको आइडेंटिफाई करते आना चाहिए कि जो राइट साइड में रहता है उसको क्या बोलते हैं, प्रोडक्ट, जो लेफ्ट साइड में रहता है उसको क्या बोलते हैं, रिएक्टेंट। चलिए देखेंगे यहाँ पे, अगर मुझे निकालना है समेशन ऑफ डेल्टा H ऑफ रिएक्टेंट, तो यहाँ पे मुझे देखना है कि रिएक्टेंट में कौन से बॉन्ड दिख रहे हैं मुझे, 1 2 3 4, मुझे 4 नाइट्रोजन हाइड्रोजन के बॉन्ड दिख रहे हैं, तो मैं यहाँ लिखूँगी 4 इंटू डेल्टा H ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड्स। ठीक है, कितने बॉन्ड दिख रहे हैं, 1 2 3 4, इसलिए मैंने आपको पहले कैलकुलेशन सिखा दिया, 1 2 3 4, इसलिए मैंने लिखा है 4 इंटू डेल्टा H नॉट ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड प्लस, क्योंकि यहाँ समेशन बोला गया है, समेशन, इसका मतलब मुझे क्या लेने का है, सम। अब मुझे देखो यहाँ पे, आपको यहाँ पे एक नाइट्रोजन का बॉन्ड भी दिख रहा है या नहीं दिख रहा है, दिख रहा है ना, तो मैं यहाँ लिखूँगी 1 इंटू डेल्टा H नॉट ऑफ नाइट्रोजन बॉन्ड प्लस, क्योंकि समेशन है तो मुझे सारे के सारे को प्लस करने का है। एक आपको हाइड्रोजन का भी बॉन्ड दिख रहा है, तो मैं यहाँ लिख सकती हूँ 1 इंटू डेल्टा H ऑफ हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, बीच में कौन सा साइन है, माइनस, इसलिए मैंने बीच में लगाया माइनस साइन। बाद में क्या है, डेल्टा H नॉट ऑफ प्रोडक्ट। आ जाओ इधर, यहाँ पे कितने बॉन्ड है, 1 2 3, ठीक है, 3 बॉन्ड है, तो मैं यहाँ लिखूँगी डेल्टा H नॉट ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। सुनो ध्यान से, क्या करेंगे आप लोग कैलकुलेट करेंगे 1 2 3 और बोलेंगे यहाँ पे तो 3 बॉन्ड आ रहे हैं, बट आंखें खोलो और देखो उसके सामने 2 लिखा है, यहाँ पे बॉन्ड कितने आए, 3, सामने कितना लिखा है, 2, 3 2 जार कितना होता है, 6, तो यहाँ पे आएगा 6 इंटू दिस। समझ गया ना। चलिए बढ़ेंगे आगे। अगर मैं बात करूँ इस चीज़ की, तो खेल वही वाला है आपका। आप लोग क्या करेंगे, पूरे के पूरे वैल्यू सब्स्टिट्यूट करेंगे और फिर सॉल्व करेंगे, बट मैंने आपको अभी एक चीज़ बताई है, ध्यान देखो, ध्यान से दो। यहाँ पे आपको दिख रहा है नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड, यहाँ पे भी तो नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड है, तो सबसे पहले इसको क्या करेंगे, सिंप्लीफाई। चलो इसको सिंप्लीफाई करते हैं। अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करने गई तो यहाँ पे है 4 और यहाँ पे है 6, 4 माइनस 6 कितना होता है, -2, तो मैं यहाँ लिखूँगी -2 इंटू डेल्टा H नॉट ऑफ नाइट्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड। ठीक है, डायरेक्टली वैल्यू सब्स्टिट्यूट मत करना है, यहाँ दिया है 4, यहाँ दिया है 6, 4 माइनस 6 कितना होता है, -2, ठीक है, NH इसलिए वो हो पाए। ठीक है, प्लस, क्या आपको कहीं पे NN दिख रहा है वहाँ पे, नहीं, तो इसको एज इट इज़ देख के लिख लो। ठीक है, प्लस, क्या आपको कहीं पे वहाँ पे HH दिख रहा है, नहीं, तो इसको भी एज इट इज़ देख के लिख लो। हो गया ना कैलकुलेशन सिंप्लीफाई। चलो अब सब्स्टिट्यूट करेंगे वैल्यूज़ को, माइनस साइन को भूलना नहीं है, आप लोग माइनस खा जाते हो कैलकुलेशन करते करते। नाइट्रोजन हाइड्रोजन का वैल्यू कितना दे रखा है, 389 प्लस 1 इंटू डेल्टा H ऑफ NN का वैल्यू कितना दे रखा है आपको, 159 प्लस
1 इंटू डेल्टा एच ऑफ एच एच का वैल्यू कितना दे रखा है 435। और अब आपको ये कैलकुलेशंस करना है और इसका वैल्यू मैं बता देती हूँ कितना आएगा। यहाँ पे इसका वैल्यू आएगा -184 किलो जूल्स। इसका रीज़न ये है कि आपको ये सारे के सारे वैल्यूज़ किलो जूल में दे रखे हैं, इसलिए आपका यूनिट भी क्या आएगा जूल। जब आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे तो आपको अपने दिमाग में एक चीज़ फिट करना है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि यहाँ किलो जूल दिया है और आपने अपने मन से यहाँ जूल लिख दिया, ठीक है। जो यूनिट इनका रहेगा वही यूनिट आपको यहाँ लिखना है। समझ में आया कैलकुलेशन? मैंने बहुत बेस्ट तरीके से पढ़ाया आपको ये चीज़, आपको ये चीज़ करके आनी है पेपर में, ठीक है। सिंप्लीफाई करना मत भूलना, ले लो इस चीज़ का स्क्रीनशॉट। चलिए करेंगे अब नेक्स्ट न्यूमेरिकल को। नेक्स्ट न्यूमेरिकल है आपका प्रॉब्लम 4.13, जिसको अभी हम लोग डिस्कस कर रहे हैं। प्रॉब्लम 4.13। चलिए, वहाँ पे आपको बोला है कैलकुलेट द एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन। आपको यहाँ पे भी निकालना है एंथैल्पी चेंज ऑफ रिएक्शन, मतलब यहाँ पे भी आपको डेल्टा एच ऑफ आर निकालने का है। क्या यहाँ पे आपको क्वेश्चन में बताया गया है कि आपको बॉन्ड एंथैल्पी निकालना है? नहीं, ठीक है। आपको एक रिएक्शन दे रखी है, उस रिएक्शन का मीनिंग है CH4, ठीक है, प्लस Cl2 गिव्स CH3Cl प्लस HCl। साथ ही साथ आपको कुछ वैल्यूज़ दे रखी है, डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन की वैल्यू दे रखी है -104 किलो जूल। ये वैल्यू आपको दे रखी है डेल्टा एच ऑफ रिएक्शन की। आपको निकालना है डेल्टा एच ऑफ CCl बॉन्ड, इसका आपको निकालने का है, ठीक है। साथ ही साथ आपको और भी वैल्यूज़ दे रखी है। आपको नेक्स्ट वैल्यू दे रखी है डेल्टा एच नॉट ऑफ CH बॉन्ड। CH बॉन्ड का वैल्यू आपको दे रखा है 414 किलो जूल। साथ ही साथ आपको दे रखा है डेल्टा एच नॉट ऑफ ClCl बॉन्ड। ClCl बॉन्ड का आपको दे रखा है 243, ठीक है। साथ ही साथ आपको दे रखा है डेल्टा एच नॉट ऑफ HCl बॉन्ड, जिसका वैल्यू है 431। इतने सारे वैल्यू आपको दे रखे। वैल्यू लिखने के बाद सबसे पहले तो आपको क्रॉस चेक करना है। अगर वैल्यूज़ गलत लिख दिए तो कैलकुलेशन तो भूल जाओ कि सही होने वाला है, ठीक है। चलिए करेंगे आगे। मैंने आपको पहले से कसम खिलवाई है कि ऐसा अगर दिख जाए तो कभी भी रजनीकांत मत बनना। सबसे पहले इसको सॉल्व करना, स्ट्रक्चर निकालना। चलिए निकालेंगे इसके स्ट्रक्चर को। ये है आपका C, तो इसका स्ट्रक्चर कुछ इस तरीके से रहेगा CH4, मतलब मिस्टेक नहीं होता है। Cl कितने 2, Cl और Cl, CH3Cl है तो इसको कैसे लिखेंगे C। H कितने 3, 1 2 3। इस कार्बन से कितने क्लोरीन अटैच है 1, और यहाँ पे है आपका H और Cl, ठीक है। जो भी राइट साइड में आता है उसको क्या बोलते हैं? प्रोडक्ट। जो भी लेफ्ट साइड में आता है उसको क्या बोलते हैं? रिएक्टेंट। चलिए करेंगे इसको सॉल्व। अगर मैं आपको पूछूं कि एंथैल्पी चेंज निकालने का है तो फॉर्मूला कौन सा यूज़ करना है? पहले तो आंखें खोल के देखो, यहाँ बॉन्ड के वैल्यू दे रखे हैं, ये बॉन्ड एंथैल्पी है। तो बॉन्ड एंथैल्पी का फॉर्मूला होता क्या है? बॉन्ड एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला क्या होता है? बॉन्ड एंथैल्पी चेंज का फॉर्मूला होता है आपका समीशन ऑफ डेल्टा एच ऑफ रिएक्टेंट, पहले रिएक्टेंट, माइनस समीशन ऑफ डेल्टा एच नॉट ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। चलिए करेंगे आगे। अगर मुझे निकालना है सबसे पहले रिएक्टेंट को, फिर मैं लिखूंगी माइनस प्रोडक्ट को। देखेंगे इस चीज़ को। अगर मैं लिखने जाऊँ तो मैंने यहाँ ये जाना कि सबसे पहले देखेंगे रिएक्टेंट को। रिएक्टेंट में कितने बॉन्ड है? देखो इधर 1 2 3 4। आपको दिख रहे 4 बॉन्ड, तो 4 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है। ये क्या है? समेशन, इसलिए प्लस। आपको साथ ही साथ यहाँ पे क्लोरीन भी दिख रहा है, तो आप लिखेंगे कितने क्लोरीन के बॉन्ड दिख रहे? 1, तो 1 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ ClCl बॉन्ड्स, ठीक है। चलिए यहाँ पे आ जाएंगे। माइनस में क्या है? प्रोडक्ट, इसलिए बीच में माइनस साइन, सम ऑफ प्रोडक्ट, ठीक है। प्रोडक्ट में आपको क्या दिख रहे हैं? 3 दिख रहे हैं CH बॉन्ड, तो 3 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ CH बॉन्ड। याद रखना है, ये काउंट करेंगे तो इस Cl को मत भूलना, यहाँ पे एक Cl बॉन्ड भी तो है, तो हम लोग लिखेंगे 1 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ Cl बॉन्ड, CCl बॉन्ड, ठीक है, प्लस आपको यहाँ पे एक HCl भी तो दिख रहा है प्रोडक्ट में, तो आप लिखेंगे 1 इंटू डेल्टा एच नॉट ऑफ HCl, ठीक है।
तो ये रहे आपके रिएक्टेंट और प्रोडक्ट जिसको मैंने एकदम बेस्ट तरीके से आपके लिए लिख दिया है। अब आपको क्या करना है, अब आपके दिमाग में क्वेश्चन आएगा कि मैं सबसे पहले सबको लिख दूंगा। तो ऐसे करने से पहले आपको वहाँ पे एक चीज़ याद रखना है जो मैंने आपको बताया कि आप सबसे पहले क्या करेंगे, इसको सिंप्लीफाई। तो अब हम लोग करेंगे इसको सिंप्लीफाई। आगे की स्टेप में यहाँ लिखूंगी, पहले इसका ले लो स्क्रीनशॉट। अगर मुझे इसको करना है सिंप्लीफाई तो देखो कैसे करेंगे। सिंप्लीफाई करके अगर लिखना है तो मैंने यहाँ पे ये जाना कि यहाँ पे मुझे दिख रहा है 4 ऑफ CH बॉन्ड, यहाँ पे भी आपको CH दिख रहा है। तो 4 - 3 कितना होता है, 4 - 3 आपका होता है 1। तो मैं यहाँ पे लिखूँगी 1 × ΔH0 ऑफ CH बॉन्ड, ठीक है, क्योंकि यहाँ पे भी है CH, यहाँ पे भी है CH, तो इसको पहले मैंने रीअरेंज कर लिया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे आपको CL बॉन्ड है, क्या कहीं पे यहाँ पे CL बॉन्ड है, नहीं है। तो मैं यहाँ पे इसको डायरेक्टली लिखूँगी प्लस ΔH0 ऑफ CL बॉन्ड, ठीक है, बीच में है माइनस का साइन, ठीक है। ये तो मैंने पहले ही यहाँ लिख दिया था और कैलकुलेशन को कर लिया था, अब बचता है ये। तो मैं इसको लिखूँगी 1 × ΔH0 ऑफ CCl बॉन्ड, यहाँ पे मैं लिखूँगी माइनस ΔH0 ऑफ HCl बॉन्ड, ठीक है। याद रखना है कि मैंने यहाँ पे जब माइनस साइन दिया तो मैंने माइनस से यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया और यहाँ पे भी मल्टीप्लाई किया। माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना मत भूलना ब्रैकेट के अंदर। इस चीज़ को अगर जहाँ पे भी सिंप्लीफिकेशन की पॉसिबिलिटी है पहले उनको सिंप्लीफाई करके लिख दो, ठीक है। अब आपको वैल्यूज पुटअप करके आंसर निकालने का है। आपको यहाँ पे ΔH ऑफ रिएक्शन का वैल्यू दे रखा है -104, ठीक है। ये वैल्यू आपको कितनी दे रखी है CH बॉन्ड की, CH बॉन्ड का वैल्यू दे रखा है 414 प्लस CCl का वैल्यू कितना दे रखा 243 माइनस CCl का वैल्यू आपको निकालना है, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने इसके जगह पे लिखा है आपका x माइनस ΔH ऑफ HCl का वैल्यू आपको कितना दे रखा है 431। आप यहाँ x भी लिख सकते हो या जो भी आपको लिखना है आप लिख सकते हो, जैसी आपकी इच्छा। तो अगर आपको ये सारी चीज़ें दी है तो एडिशन सब्सट्रैक्शन करके आप इसका वैल्यू निकाल सकते हो। तो आपका कुछ ना कुछ वैल्यू यहाँ पे निकल करके आएगा ΔH0 ऑफ CCl का। तो वो मैं वैल्यू आपको बता देती हूँ, आप लोग क्रॉस टैली कर सकते हो। यहाँ पे आपका वैल्यू आएगा 330 किलो जूल पर मोल, ठीक है। जो भी है किलो जूल पर मोल या मोल आप देख लेना। तो समझ में आया इस चीज़ का। आपको कैलकुलेशन याद रखना है, माइनस साइन से मल्टीप्लाई करना मत भूलना। कैलकुलेशन से पहले सिंप्लीफाई करना सीखो, सिंप्लीफाई करके लिखो फिर ही कैलकुलेशन को करो। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए देखते हैं अब आगे हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन को। तो अब है आपका नेक्स्ट हेसिस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन। सबसे पहले लिखते हैं स्टेटमेंट को, फिर मैं समझाती हूँ इस चीज़ को, ठीक है। स्टेटमेंट मेरा ये कहता है ओवरऑल एंथैल्पी चेंज ऑफ ए रिएक्शन इज इक्वल टू सम ऑफ एंथैल्पी चेंज of individual steps in a reaction. चलिए अब समझेंगे इस चीज़ को, ठीक है। सबसे पहली चीज़ और सबसे काम की चीज़ ये है कि अगर आप ध्यान से पढ़ते हो तो इस लॉ को आपके हेसेस नाम के साइंटिस्ट ने बताया, इसलिए इसका नाम है हेसेस लॉ, ठीक है। दूसरी बात, यहाँ पे आपको बोला गया है हीट, तो आपको दिमाग में फिट कर लेना है कि जो आपकी हीट होती है ना वही आपकी एंथैल्पी होती है, ठीक है। आपने बहुत जगह पे देखा होगा फर्स्ट लॉ में कि हीट की जगह पे हम लोग ΔH भी लिखते हैं, क्योंकि जो हीट चेंजेस होते हैं ना वही तो एंथैल्पी चेंज होती है सिस्टम की। तो हेसिस नाम के साइंटिस्ट ने बताया, इसलिए इसका नाम है हेसिस लॉ, क्योंकि उसका नाम देना पड़ेगा, नहीं तो हेसिस अंकल हमको मार डालेंगे। अगर उस लॉ के सामने उनका नाम नहीं दिया, मैंने अपना नाम लगा दिया अंकिता लॉ, तो ही विल किल मी, ठीक है।
तो आपको वहाँ याद रखना है। सेकेंड थिंग ये है कि यहाँ बोला गया है हीट, मतलब ये क्या है, एंथैल्पी। यहाँ पे बोली गई है कांस्टेंट हीट, और देखो आगे देखो यहाँ पे आपको बोला गया है समेशन। समेशन का मतलब क्या होता है, सम। ठीक है, तो लॉ के नाम में सब कुछ छुपा हुआ है, हेसेस लॉ, क्योंकि हेसेस नाम के साइंटिस्ट ने बताया। हीट है, हीट मतलब होती है एंथैल्पी, और क्या करना है एंथैल्पी का, सम, क्योंकि नाम में ही क्या है, समेशन। चलिए बढ़ेंगे आगे। लॉ मेरा ये कहता है कि जो भी आपकी एंथैल्पी चेंज होती है ओवरऑल, जो भी ओवरऑल एंथैल्पी चेंज होता है वही होता है सम ऑफ एंथैल्पी चेंज ऑफ इंडिविजुअल स्टेप्स। कैसे देखो इधर, सपोज अगर आपको दिया है A to B, ठीक है, आप जा रहे हो B to C और आप जा रहे हो C to D, ठीक है, तो सपोज इसका वैल्यू है डेल्टा H of 1, डेल्टा H of 2, डेल्टा H of 3, और ये है आपकी ओवरऑल वाली स्टेप जिसका वैल्यू है डेल्टा H of 4। तो चलिए अब बढ़ेंगे आगे। काम की बात ये है, अगर आप ध्यान से देखते हो ना तो आपने यहाँ पे ये जाना कि डेल्टा H4 जो है ना वो इक्वल है डेल्टा H1 प्लस डेल्टा H2 प्लस डेल्टा H3 के बराबर। तो मैं यहाँ ऐसे भी लिख सकती हूँ, डेल्टा H4 इक्वल्स टू डेल्टा H of 1 प्लस डेल्टा H of 2 प्लस डेल्टा H of 3। ठीक है, समझ में आया? मतलब जो भी आपकी ओवरऑल एंथैल्पी है ना, जो भी आपकी ओवरऑल एंथैल्पी का चेंज है वो क्या होता है, सम ऑफ एंथैल्पी ऑफ इंडिविजुअल स्टेप। मतलब एक छोटे छोटे इंडिविजुअल स्टेप की जो भी एंथैल्पी का सम रहता है वो किसके इक्वल होता है, ओवरऑल एंथैल्पी के। समझ में आया? नो एक्चुअली कोई बड़ी चीज़ तो है नहीं, अभी बहुत बार करते आए हम लोग, है ना, आप लोगों ने देखा होगा। तो बस वही चीज़ है कि ये है आपकी ओवरऑल, तो इसका मतलब क्या रहेगा, ये प्लस ये प्लस ये, इसका एक्चुअल मीनिंग ये है। समझ में आया? तो हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन, मतलब जो भी ओवरऑल एंथैल्पी चेंज रहता है वो क्या रहता है, सम ऑफ इंडिविजुअल एंथैल्पी चेंज। ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब मैं करा रही हूँ आपको हेसेस लॉ ऑफ कांस्टेंट हीट समेशन के बेस के न्यूमेरिकल्स। बट क्या होता है ना, वो न्यूमेरिकल समझना आपके लिए बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट होता है, बहुत प्रॉब्लम भी जाती है, लेकिन मेरे पास उसके लिए भी एक ट्रिक है। मैं आपको सबसे पहले उन न्यूमेरिकल को करने की बेसिक वाली सबसे इम्पॉर्टेंट थिंग पढ़ाने वाली हूँ। अगर वो आपको समझ गया ना, जनरल वाली चीज़, तो आप ये वाली चीज़ों तो चुटकियों में कर लोगे। तो ठीक है, समझते हैं उस बेसिक वाली, ईजियर वाली, अंडरस्टैंडिंग वाली थिंग को। लेट्स सी। सबसे पहली बात तो ये है कि बुक में आपको ऐसे कोई रिएक्शन दी नहीं है, बट वो रिएक्शन मैं आपके लिए फ्रेम कर रही हूँ, एक जनरल रिएक्शन है। ध्यान से देखना, अगर वो रिएक्शन आपको नहीं समझेगी तो आपको आने वाले 2 न्यूमेरिकल्स नहीं समझेंगे जो हेसेस लॉ के ऊपर बेस्ड है, जहाँ से पेपर में क्वेश्चन आ सकते हैं। ठीक है, आए भी है। तो पहले हम लोग देखते हैं उस जनरल चीज़ को जो मैंने आपके लिए फ्रेम किया आपको समझाने के लिए। ये चीज़ समझ गई तो वो आराम से समझ जाएगा, नहीं तो वो भी नहीं समझेगा। इसे देखो आंखें खोल के, अगर आपको कोई रिएक्शन ऐसे आ जाए और आपको फॉर्म करना है A प्लस बी गिव C, ये है आपकी ओवरऑल रिएक्शन, ये है आपकी ओवरऑल रिएक्शन। ठीक है, A प्लस बी गिव C, और आपको 2 रिएक्शन दे रखे हैं, आपको 2 गिवन रिएक्शन दिए। ध्यान देना, पहले गिवन रिएक्शन आपको वैल्यू दे रखा है C प्लस E गिव्स A प्लस D, ये आपको पहली रिएक्शन दे रखी है। सेकेंड रिएक्शन आपको दे रखी है E प्लस B गिव्स D, ये 2 रिएक्शन आपको पेपर में दे रखी है। ठीक है, अब ध्यान से देखना और मुझे बताना कि ये 2 रिएक्शन तो पेपर में आपको गिवन थी, बट आपको ये रिएक्शन पहले इससे बनाने की है। अगर आपको ये दोनों रिएक्शन से ये रिएक्शन बनाते नहीं आएंगी तो आप न्यूमेरिकल को नहीं कर पाएंगे। एडिशन सब्सट्रैक्शन तो छोटे बच्चे का खेल है, कोई भी कर लेता है, बट एडिशन सब्सट्रैक्शन करने के पहले ये तो पता होना चाहिए किसको ऐड करना है और किसको सब्सट्रैक्ट करना है। उसको समझने के लिए ये बेसिक रिएक्शन को समझना कैसा है, इम्पोर्टेंट। समझो। अब आपने अगर यहाँ पे सबसे पहले तो ये जाना कि सपोज अगर मैं बोलूँ कि यहाँ पे डेल्टा H का आपका वैल्यू दे रखा है -x, यहाँ पे आपको डेल्टा H ऑफ रिएक्शन का वैल्यू दे रखा है +y। ठीक है, ध्यान से समझना है। देखो, आपको अगर ओवरऑल रिएक्शन को ये दोनों रिएक्शन से बनाने का है, ये दोनों रिएक्शन की हेल्प से आपको ये बनाना है, तो आंखें खोलो और देखो। यहाँ पे ट्रिक बता रही हूँ मैं। यहाँ पे आपका A जो है वो कौन से साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में, बट ये रिएक्शन में देखो आपको A कौन से साइड में दिख रहा है, राइट हैंड साइड में।
मतलब अगर मुझे ये रिएक्शन से ये बनाने का है तो सबसे पहले तो मेरे को ए को लेफ्ट हैंड साइड में लेके जाना पड़ेगा। अगर मैं इस ए को लेफ्ट हैंड साइड में नहीं लेके गई तो क्या मैं ये रिएक्शन बना पाऊंगी? बिल्कुल नहीं। अब देखो कैसे होगा। सबसे पहले मैं इस रिएक्शन को कर दूंगी रिवर्स। ये है आपकी फर्स्ट रिएक्शन, ये है आपकी सेकेंड रिएक्शन। तो सबसे पहले मैं करूंगी रिवर्सिंग फर्स्ट रिएक्शन। फर्स्ट रिएक्शन को मैं कर दूंगी रिवर्स। तो देखो वो क्या बनेगी, वो बन जाएगी आपकी A प्लस डी गिव C प्लस E। समझ में आया? आया या नहीं आया? समझ में आया ना। यहाँ पे A आपका लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे राइट हैंड साइड में था। तो अगर मुझे इससे ये बनाना है तो सबसे पहले तो मुझे इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा, तभी तो A लेफ्ट हैंड साइड में आएगा ना। तो ट्रिक मेरा ये है कि डायरेक्शन को देखो। अगर कोई चीज़ लेफ्ट में है तो आपको उसको पहले लेफ्ट में लेके जाना है, ठीक है। चलो काम की बात ये नहीं है, काम की बात और सुनो क्या है। जब आपने इस रिएक्शन को रिवर्स किया, फिर से देखो, जब आपने इस रिएक्शन को रिवर्स किया तो इसका डेल्टा एच तो यहाँ पे माइनस एक्स था, तो अभी क्या बन जाएगा? प्लस एक्स। समझ में आया? जब इसको रिवर्स करेंगे ये माइनस एक्स का कन्वर्शन प्लस एक्स में हो जाएगा। चलिए देखेंगे आगे। अब मैंने यहाँ ये जाना कि यहाँ पे बी है लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पे भी बी आपका कौन से साइड में है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या मुझे अब इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा? नहीं, क्योंकि बी भी यहाँ लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे भी तो बी लेफ्ट हैंड साइड में है ना। तो लिखो इसको एज इट इज देख के, E प्लस बी गिव्स डी, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये रिएक्शन जैसी थी मैंने वैसी की वैसी देख के लिखी, तो इसका वैल्यू जो था वो भी मैं वैसा का वैसे देख के लिखूंगी, ठीक है। अब बढ़ेंगे आगे। मैंने यहाँ पे ये जाना कि यहाँ पे भी है डी, यहाँ पे भी है डी। अगर दोनों अपोजिट साइड में आ जाए तो वो क्या हो जाते हैं? कैंसल कैंसल कैंसल, ठीक है। यहाँ पे मैंने देखा ई, यहाँ पे भी मैंने देखा ई, तो दोनों के दोनों आ रहे हैं अपोजिट साइड में, क्या हो जाएंगे? कैंसल। अब देखेंगे आगे, यहाँ पे क्या बचा? यहाँ बचा A प्लस बी गिव्स C, ठीक है। ये हुई आपकी ओवरऑल रिएक्शन। समझ में आया? तो कहना मुझे यह है कि जब भी दो चीज़ अपोजिट साइड में आती है तो वो क्या हो जाती है? कैंसिल। दूसरी बात, रिएक्शन को इस वे में लिखना है कि आपकी ये रिएक्शन जनरेट होनी चाहिए। अगर ये जनरेट नहीं होंगी तो कैलकुलेशन करके कोई भी मतलब नहीं है। आपने यहाँ पे ये देखा, डायरेक्शन के हिसाब से चलना है, ऐसा नहीं कि क्या कैंसिल करना है, वैसे करते गए तो चले जाएंगे। मेरा ट्रिक यूज़ करो, बहुत फ़ायदेमंद रहेगा। ए लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पे ए राइट में, इसलिए मैंने इसको क्या किया? रिवर्स। अब ये ए भी लेफ्ट में आ गया, यहाँ पे बी लेफ्ट में, यहाँ पे भी बी लेफ्ट में, तो इसको रिवर्स करने का ज़रूरत नहीं है। इसको एज इट इज़ देख के लिख दिया और सॉल्व कर दिया, ठीक है। समझ में आया? कैंसिल आप लोग कर सकते हो और डायरेक्टली इस चीज़ को लिख सकते हो। जो भी है आपका एडिशन सब्सट्रैक्शन करके, जिसको ये चीज़ समझ गई है उसको वो न्यूमेरिकल दोनों समझ जाएंगे। तो पहले ले लो इसका स्क्रीनशॉट, फिर देखते हैं उस चीज़ को। चलिए अब हम लोग कर रहे हैं आपकी एप्लीकेशंस ऑफ हेसेस लॉ को, जो कि है प्रॉब्लम नंबर 4.14। याद रखना है, जब रिएक्शन को उल्टा करेंगे तो ये वैल्यू भी उल्टे हो जाएंगी, माइनस की प्लस, ठीक है। चलिए प्रॉब्लम 4.14 जो कि दिया है पेज नंबर 80 पर। प्रॉब्लम 4.14, आपको बोला है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ द रिएक्शन। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन बोली गई है निकालने के लिए। स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन, अब बताओ, क्या आपको क्वेश्चन में ऐसा कहीं पे दिया है कि बॉन्ड एंथैल्पी निकालो, कंबशन निकालो? तो भाई मुझे कैसे पता चलेगा कि कहाँ पे क्या निकालना है? तो अपने दिमाग में एक चीज़ फिट कर लो। अगर कहीं पे आपको रिएक्शन दिख रही है विथ ऑक्सीजन तो आप क्या बोलेंगे? वो है कंबशन रिएक्शन। अगर आपको कहीं पे कुछ फॉर्मेशन दे रखा है तो आपको वहाँ पे क्या निकालना है? एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। अगर आपको कहीं पे बॉन्ड्स के वैल्यू दे रखे हैं तो आपको वहाँ पे क्या निकालना है? बॉन्ड एंथैल्पी। बट अगर आपको कहीं पे दिए है रिएक्शन तो आपको वहाँ पे क्या यूज़ करना है? हेसेस लॉ। समझ में आया? क्वेश्चन में कभी भी ऐसा नहीं दिया जाएगा कि बताओ कंबशन का, बताओ इसका, बेटा बताओ इसका।
आपको वो अपना लॉजिक यूज करके बताना है कि वहां पे आपको निकालना क्या है। समझ में आया ना? चलिए देखेंगे इसको। यहाँ पे आपको दे रखी है ओवरऑल रिएक्शन। इस क्वेश्चन में आपको ओवरऑल रिएक्शन जो दे रखी है ना, वो ये है ट्वाइस ऑफ Fe प्लस 3/2 ऑफ O2 गिव्स Fe2O3। ये आपको दे रखा है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे दो रिएक्शन भी दे रखी है गिवन। ये भी क्वेश्चन में गिवन है। गिवन रिएक्शन देखो कौन सी दे रखी है। गिवन रिएक्शन आपको यहाँ पे दे रखी है ट्वाइस ऑफ Al प्लस Fe2O3 गिव्स ट्वाइस ऑफ Fe प्लस Al2O3। साथ ही साथ आपको सेकेंड रिएक्शन दे रखी है ट्वाइस ऑफ Al प्लस 3/2 ऑफ O2 गिव्स Al2O3। और आपको यहाँ पे भी डेल्टा H ऑफ रिएक्शन का कुछ वैल्यू दे रखा है जो कि है -847.6 किलो जूल। यहाँ पे भी आपको डेल्टा H ऑफ रिएक्शन का कुछ वैल्यू दे रखा है -1670 किलो जूल। माइनस प्लस आपको भूलने का नहीं है। ये रहा आपका डेटा। एक बार रिएक्शन को लिखने के बाद चेक कर लेना, नहीं तो कभी कभी पता चला गलत लिख दिया। देखो वही वाली चीज़ है जो मैंने पहले ही बेसिक में समझा दिया है, ठीक है? देखना ध्यान से। सबसे पहली चीज़ जो है ना वो यहाँ पे ये है कि यहाँ पे आपको जो आयरन दे रखा है वो है लेफ्ट हैंड साइड में। आपको ये दोनों रिएक्शन से इस रिएक्शन को बनाना है। यहाँ पे आयरन है लेफ्ट हैंड साइड में और यहाँ पे आयरन कौन से साइड में है? राइट हैंड साइड में। तो सबसे पहले इस आयरन को हम लोग कहाँ पे लेके जाएंगे? लेफ्ट हैंड साइड में। देखो इधर, यहाँ पे आयरन है लेफ्ट में, यहाँ आयरन है राइट में। तो सबसे पहले मुझे अगर इससे ये बनाना है तो इसको लेफ्ट में लेके जाना पड़ेगा। मतलब मुझे इस रिएक्शन को क्या करना पड़ेगा? रिवर्स। ठीक है, चलो लिखेंगे इस चीज़ को रिवर्स। फर्स्ट रिएक्शन को आप रिवर्स करेंगे। ये है आपकी फर्स्ट रिएक्शन, ये है सेकेंड। चलो करते हैं इसको रिवर्स। रिवर्स मतलब उल्टा करना है इसको इधर। बस ट्वाइस ऑफ Fe प्लस Al2O3 गिव्स ट्वाइस ऑफ Al प्लस Fe2O3। देखो मैंने आपको एक चीज़ बताई थी, भूलना मत। मैंने आपको ये बताया था कि जब आप किसी भी रिएक्शन को रिवर्स करवाते हो तो ये वैल्यू भी रिवर्स हो जाती है। यहाँ है माइनस तो ये क्या बन जाएगा? प्लस 847.6 किलो जूल। समझा कि नहीं समझा? समझा। चलो अब आ जाओ आगे। अब मैंने आगे यहाँ ये जाना कि यहाँ पे 3/2 ऑक्सीजन दे रखा है। O2 कौन से साइड में दे रखा है? लेफ्ट हैंड साइड में। यहाँ पे भी O2 कौन से साइड में दे रखा है? लेफ्ट हैंड साइड में। तो क्या मुझे ये रिएक्शन रिवर्स करने का ज़रूरत है कि नहीं है? नहीं है, क्योंकि यहाँ पे भी है O2 लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे भी है O2 लेफ्ट हैंड साइड में। तो इसको एज इट इज़ देख के लिखेंगे। इसका वैल्यू भी एज इट इज़ देख के लिखेंगे, क्योंकि इसमें कोई भी चेंजेस नहीं किए। चलिए करेंगे आगे। मैंने यहाँ ये जाना कि यहाँ पे भी आया Al, यहाँ पे भी आया Al। ये क्या हो गए? कैंसल। और कुछ कैंसिल होता है क्या? देखो यहाँ पे आया Al2O3, यहाँ पे आया Al2O3 अपोजिट साइड में, ये भी क्या हो गए? कैंसल। अब लिखेंगे आगे। तो यहाँ क्या बचा? ट्वाइस ऑफ Fe प्लस 3/2 ऑफ O2 गिव्स Fe2O3। देखो एक बार ओवरऑल रिएक्शन जनरेट हुई या नहीं हुई? हो गई। अगर ओवरऑल रिएक्शन जनरेट नहीं हुई ना तो समझ जाओ कि आपने जो क्वेश्चन का सॉल्व किया है वो कैसा है? गलत। अब देखेंगे आगे। अब यहाँ पे क्या होगा? यहाँ पे भी आप इसको वैसे ही करेंगे। इसका वैल्यू क्या आएगा? प्लस 847.6 माइनस 1670। तो इसको आप सॉल्व करेंगे और इसका वैल्यू आएगा -822 किलो जूल। ठीक है, साइन देना बराबर भूलना नहीं है। जैसा दिया है बस उसको ऐसा लिख दिया और वहाँ पे सॉल्व कर दिया उसको। ठीक है, इसका वैल्यू इतना आता है 0.4 वगैरह जो भी देख लेना। समझ में आया कि नहीं आया? पक्का ना? तो ले लो इसका स्क्रीनशॉट। डायरेक्शन को देखना है। यहाँ पे ये लेफ्ट में, तो रिएक्शन को ये कैसे भी करके लेफ्ट में लाना पड़ेगा। तो घुमाएंगे। घुमाने से कुछ नहीं होगा, इसको भी तो घुमाना पड़ेगा ना, माइनस का प्लस करना पड़ेगा ना, तभी तो आंसर आएगा। ठीक है, ले लो इसका स्क्रीनशॉट। चलिए अब अपन देखेंगे अपने नेक्स्ट वाले रिएक्शन को, जो कि है प्रॉब्लम नंबर 4.15। पेपर में क्वेश्चन आते हैं यहाँ से। ये क्वेश्चन पेपर में आ चुका है और आ भी सकता है, इसलिए आपको अच्छे से करके जाना है। ठीक है, घुमाते फिराते अब टेंशन नहीं लग रहा है ना, क्योंकि रिएक्शन को देख के बनाना है। नेक्स्ट देखते हैं प्रॉब्लम 4.15 को।
देखते हैं प्रॉब्लम 4.15 को, वो भी दिया है पेज नंबर 80 पर। प्रॉब्लम 4.15, यहाँ पे आपको बोला गया है कैलकुलेट द स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन। वही काम करना है हर जगह पे, स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन को निकालने का है। ठीक है, देखेंगे आगे। यहाँ पे आपको एक रिएक्शन दे रखी है, ओवरऑल रिएक्शन आपको दे रखी है, जिसका वैल्यू है SiO2 प्लस 3 कार्बन गिव्स SiC प्लस ट्वाइस ऑफ CO। ये है आपकी ओवरऑल रिएक्शन। और आपको कुछ गिवन रिएक्शंस भी दे रखी है। गिवन रिएक्शन आपको दे रखी है Si प्लस O2 गिव्स SiO2। फिर आपको दे रखी है ट्वाइस ऑफ कार्बन प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ CO। फिर आपको दे रखा है Si प्लस कार्बन गिव्स SiC। यहाँ पे आपको डेल्टा H का वैल्यू दे रखा है, डेल्टा H ऑफ रिएक्शन का वैल्यू दे रखा है -911 किलो जूल। नेक्स्ट में आपको डेल्टा H ऑफ रिएक्शन का वैल्यू दे रखा है -221 किलो जूल। नेक्स्ट में आपको डेल्टा H ऑफ रिएक्शन का वैल्यू दे रखा है -65.3 किलो जूल। वैल्यूज़ लिखने के बाद एक बार वैल्यूज़ को अपने टैली कर लो कि कहीं कुछ गड़बड़ी तो नहीं किए, नहीं तो पता चला कि सारे का सारा आंसर कैसा हो गया, गलत। चलिए देखेंगे आगे मैंने यहाँ ये जाना, ध्यान से देखो यहाँ पे क्या कहीं पे बताया है एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन काहे की निकालनी, नहीं, रिएक्शन को देख के याद करना है कि कौन सा अंकल आने वाले, हैसेस अंकल वाला यहाँ लॉ यूज़ करेंगे। चलिए देखेंगे आगे। सबसे पहले अपना ट्रिक तो वही है, किसी को बताने का नहीं। वो ट्रिक ये है कि सबसे पहली चीज़ मैंने यहाँ ये जानी है रिएक्शन नंबर 1 2 3। देखें, देखो इधर, यहाँ पे आपका SiO2 है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे SiO2 कौन से साइड में है, राइट हैंड साइड में। आपको इससे बनाने का है ये। तो सबसे पहले आप लोग फर्स्ट वाले रिएक्शन को क्या कर देंगे, रिवर्स। फर्स्ट वाले रिएक्शन को रिवर्स करेंगे, रिएक्शन को रिवर्स फर्स्ट रिएक्शन। देखो रिवर्स कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कुछ भी नहीं होगा, SiO2 लेफ्ट साइड में आ जाएगा और ये दोनों राइट साइड में चले जाएंगे। कुछ और हुआ क्या, नहीं। बट एक और बात देखो, जब इस रिएक्शन को किया रिवर्स तो वैल्यू भी क्या हो जाएगा, रिवर्स। माइनस का क्या हो जाएगा, प्लस। समझ में आया कि नहीं। चलो अब देखेंगे आगे मैंने यहाँ ये जाना कि यहाँ पे आपका जो कार्बन है वो है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे भी आपका कार्बन कौन से साइड में है, लेफ्ट हैंड साइड में। तो मुझे बताओ क्या मुझे इस रिएक्शन को रिवर्स करना पड़ेगा या नहीं, क्योंकि यहाँ पे भी कार्बन है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे भी कार्बन है लेफ्ट हैंड साइड में। दिखेंगे इसको, ट्वाइस ऑफ कार्बन प्लस O2 गिव्स ट्वाइस ऑफ CO। जैसा का जैसा था, इसलिए ये वैल्यू भी वैसी की वैसी लिखने का है, साइन का चेंज नहीं करेंगे। चलिए देखेंगे आगे। अब मैंने यहाँ ये जानना कि यहाँ पे भी तो आपका कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में है, यहाँ पे भी तो आपका कार्बन लेफ्ट हैंड साइड में है। तो इस रिएक्शन को भी मैं एज इट इज़ देख के लिखूंगी, कुछ रिवर्स वगैरह नहीं करने का। ठीक है, तो वैल्यू भी एज इट इज़ देख के लिखेंगे। ठीक है, अब देखो आगे मैंने यहाँ ये जाना कि यहाँ पे सिलिकॉन दिख रहा है, यहाँ पे सिलिकॉन दिख रहा है, अपोजिट साइड में क्या हो जाएंगे, कैंसल। आगे बढ़ो, और कुछ कैंसिल हो सकता है क्या, देखो खोल के आंखें। आगे मैंने यहाँ ये जाना कि यहाँ पे भी ऑक्सीजन है लेफ्ट हैंड साइड में, यहाँ पे है राइट हैंड साइड में, अपोजिट साइड में ऑक्सीजन क्या हो जाएंगे, कैंसल। क्या कुछ और कैंसिल होता है, नहीं होगा। चलिए लिखेंगे रिएक्शन को, SiO2 प्लस कार्बन गिव्स ट्वाइस ऑफ CO प्लस SiC। चेक कर लो ओवरऑल रिएक्शन बराबर आई या नहीं आई। अगर नहीं आई तो आपने कुछ ना कुछ गड़बड़ी किया है। कैलकुलेशन करने से पहले एक बार क्रॉस टैली करके देख लो। दूसरी बात, लेफ्ट हैंड साइड वाली चीज़ लेफ्ट हैंड साइड में लिखना है। जैसे ये दोनों लेफ्ट हैंड साइड में तो इसको लेफ्ट हैंड साइड में, ये दोनों राइट हैंड साइड में तो राइट हैंड साइड में। अपना दिमाग अप्लाई नहीं करना है, जो लेफ्ट में उसको लेफ्ट में लिखेंगे, जो राइट में उसको राइट में ही लिखने का। ऐसा नहीं कि मैं घुमा दूंगा इधर उधर, वैसा नहीं चलेगा। चलिए करेंगे, इसको भी आपको सॉल्व करना है। +911 -221 -65.3, इसका वैल्यू कितना आता है आप लोग क्रॉस टैली करके देख सकते हो। इसका वैल्यू आता है +624 किलो जूल।
ठीक है। तो चलो, मैंने आपको, भले ही इस लेक्चर में थोड़ा कम पार्ट कवर हुआ है, नो डाउट, लेकिन एक चीज़ अच्छी है कि जितना भी कवर हुआ है ना, एकदम बेस्ट तरीके से क्लियर हुआ है, एकदम सॉलिड तरीके से। क्योंकि अगर मैं इस चीज़ को फटाफट पढ़ा देती थी ना, तो दिमाग के ऊपर से निकल जाती थी सारी, यहाँ से डायरेक्ट टेंशन बाहर, इसमें जाता ही नहीं था। इसलिए मैंने पहले सारे बेसिक चीज़ें क्लियर किए, ताकि आपके वो बेसिक्स क्लियर हो जाए, और फिर ये वाली चीज़ को हम लोगों ने स्विच किया है। नेक्स्ट वाला क्लास भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बुक में जितने भी न्यूमेरिकल हैं, मैं वो सारे न्यूमेरिकल ले रही हूँ, एक भी न्यूमेरिकल को स्किप नहीं कर रही हूँ। आपको भी ये सारी चीज़ें सिस्टमेटिकली अपने कॉपी में लिखना है। सो थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आता है, सो प्लीज़ डू लाइक, प्लीज़ share and comment and subscribe to our channel too. If you haven't yet subscribed, so thank you very much.